everyone. Today I am here with the last topic of second chapter, that is Central Problems of an Economy of Class 11. In this lecture, we will learn about what is opportunity cost, what I mean by opportunity cost, what are the properties of production possibility curve, and how we relate PPC with central problems of an economy. So let's start with today's topic, that is opportunity cost. So to understand better this concept, first we must have to recall the concept of PPC that we have already discussed in previous lecture, that is lecture number 6. So what is PPC? Production possibility curve is a graphical representation of possible combination of two goods which give same level of satisfaction at each level of output with the given resources and technology. So if you remember, this is a PPC. And what does this line denotes? This line denotes that whatever resources are with us for production is fully and efficiently utilized. That means this is a PPC, production possibility curve. So students, if I say that I have rupees 5 lakh as a resource for production of two goods, good X and good Y, that means wheat and apple, and I have used all the 5 lakh rupees for the production of both the goods. That means this line shows that this is PPC as I don't have any left amount with me. क्योंकि मेरे पास उस 5 लाख रुपए में से कुछ भी मनी लेफ्ट नहीं है, मैंने उसका पूरा अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किया है, फुली यूटिलाइज किया अपने रिसोर्सेज का, किस चीज के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए एप्पल और व्हीट का, तो इसे हम क्या कहते हैं? पीपीसी. Is that understand? Now let's move to the opportunity cost. If I am a producer and I have to produce two goods, good wheat and apple, or you can say that good X and good Y. So for the production of, अगर हम यहाँ देखें कि हम गुड पहले इस सी पॉइंट के अंदर, सी पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो तो 8 यूनिट्स का एप्पल हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड 5 यूनिट्स का हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं? व्हीट का. और उसी पीपीसी पे अगर आप डी पॉइंट को देखोगे तो 6 यूनिट्स का आप एप्पल का प्रोडक्शन कर रहे हो और 7 यूनिट्स का व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हो. ये क्या है स्टूडेंट्स? इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन तो देते हैं, बट वो यूनिट्स के बेसिस पे डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें कि मुझे सी पॉइंट पे 8 यूनिट्स एप्पल एंड 5 यूनिट्स व्हीट का प्रोडक्शन करना था, मैंने कर दिया, बट अब मैं चाहती हूँ आई वॉन्ट टू चेंज दिस प्रोडक्शन और मैं व्हीट का ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, 5 यूनिट से 7 यूनिट्स पे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहती हूँ. जब मैं 5 यूनिट से 7 यूनिट का प्रोडक्शन व्हीट का करना चाहूंगी, इंक्रीज करूंगी व्हीट का प्रोडक्शन, तो क्या होगा? मुझे कुछ ना कुछ, मतलब जो मेरे पास सेकेंड चॉइस है एप्पल की, उसके प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज. मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. तो जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और आप इन दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हो तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है. सो ये बात डिसाइड करती है, इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो लेट डिस्कस एंड रीड द डेफिनेशन और मीनिंग. द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फॉरगॉन का मतलब यहाँ पर है कि जो आपने छोड़ दिया. आपके पास दो गुड्स थे, आपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको त्याग दिया, जिसको छोड़ दिया, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे. अब अगर हम बात करें कि आप जो आपका अगला अल्टरनेटिव है, आपने जिसको छोड़ दिया, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो आपने अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दी वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. मतलब वो अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से निकल गई, अब आप उसको नहीं ग्रैब कर पा रहे हो, उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ लेट
discuss with another example. Suppose there is a factory owner and he want to start his factory recently. So he have four choices to produce goods for production. What are the four choices? Suppose he want to produce bread, notebook, candies and handicraft, और इसमें से उसको किसी एक का प्रोडक्शन करना है. अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसको किसका प्रोडक्शन करना है? उसकी मार्केट वैल्यू से, क्योंकि मार्केट में हर किसी प्रोडक्ट की अलग अलग डिमांड है और उसकी वैल्यूएशन है. तो अगर वो ब्रेड का प्रोडक्शन करता है तो मार्केट में उसको कितने मिलेंगे? ₹20,000. बट अगर वो नोटबुक का करता है तो 25,000 का रिटर्न मिलेगा. कैंडीज का करेगा तो 15,000 और हैंडीक्राफ्ट का करेगा तो 30,000. सो एज अ रैशनल प्रोड्यूसर, what must be he produce in his factory? Obviously जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा है. किसकी वैल्यूएशन ज्यादा है? हैंडीक्राफ्ट की. तो he must produce handicraft materials in his factory. So this is the first priority for him. कि वो first priority किसको दे रहा है? 30,000 rupees को हैंडीक्राफ्ट मटेरियल को. बट मैंने क्या कहा? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन. अब अगर आप देखो इसी कमोडिटीज में से नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव उसके लिए कौन सा था? नेक्स्ट चॉइस कौन सी थी? अगर वो ये 30,000 का प्रोडक्शन नहीं करता, हैंडीक्राफ्ट नहीं बनाना चाहे, तो नेक्स्ट किसका करना पसंद करेगा? जिसकी वैल्यूएशन उसके बाद ज्यादा अच्छी होगी. इसकी नोटबुक्स की 25,000. तो यहाँ पर जो नोटबुक्स है दैट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स द amount of other goods and services that must be sacrificed to obtain more of goods or more of one goods, that is called an opportunity cost. यहाँ पर सेकेंड अल्टरनेटिव क्या है? नोटबुक्स 25,000. तो ये उसकी क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. लेट मी डिस्कस दिस विद अ ग्राफ. कैसे समझेंगे? एज हमने डिस्कस किया कि पहले अगर आप सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे देखने के लिए 8 यूनिट्स वो एप्पल का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि वीट का कितना कर रहा है? 5 यूनिट्स. ओके, बट अगर उसको यही सी पॉइंट से डी पे जाना है, डी पे शिफ्ट करना है, ही वांट टू चेंज हिज माइंडसेट. उसको लग रहा है कि अब एप्पल के प्रोडक्शन से उसको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो एप्पल के प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए और वीट के प्रोडक्शन को ज्यादा कर दिया जाए. तो वो क्या करेगा? जब उसको इस एप्पल के प्रोडक्शन वीट के प्रोडक्शन 5 से 7 पे लेके आना है, इंक्रीज करना है वीट के प्रोडक्शन को, तो एप्पल के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है. ये डिक्रीज हो रहा है एप्पल का प्रोडक्शन, और या वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. सो इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और अगर आप ये देख रहे हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये एरिया को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहोगे, क्योंकि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वीट ही हैज टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल. सो यहाँ पर वो उसको फॉरगॉन कर रहा है. सो दिस एरिया इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. I think so. This concept should be clear to you. Our next topic is marginal opportunity cost, that we call as MOC. Marginal opportunity cost is totally a different concept from opportunity cost. कई लोग इन दोनों concepts को सेम समझ लेते हैं, बट बच्चों ये दोनों ही concept different है. Let I clear this. Marginal means additional, extra. So that means more and more units of a commodity have to be sacrificed to gain an additional unit of another commodity. आप एक गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम कर रहे हो, पर कितने यूनिट्स कम कर रहे हो? दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लेट्स डिस्कस वीट. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स. यहाँ पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताई मैंने? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन की बात करते हो. मतलब आपने फर्स्ट प्रायोरिटी तो चूज कर ली, बट नेक्स्ट कौन सी छोड़ दी? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी. यहाँ पर हम नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? So MOC का मतलब हुआ कि in a PPC you know that we have to produce combination of two goods. Here we will take apple and wheat. So this is your PPC curve, and
when we have to shift from point C to D, what we have to do? We have to sacrifice the production of apple to increase the production of wheat. एप्पल के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि किसका प्रोडक्शन होगा? व्हीट का प्रोडक्शन होगा. तो इसे हम क्या कहते हैं? एमओसी कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. स्टूडेंट्स, इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, एमआरटी भी कहते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज हियर we are transforming one goods into another. That means हम इसके प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं. क्यों कम कर रहे हैं? इस गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसमें उसका वैल्यूएशन डाल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं. As I already discussed this, that PPC is also called as transformation curve. क्यों? क्योंकि हम एक गुड्स का ट्रांसफॉर्म दूसरे गुड्स को बढ़ाने के लिए करते हैं. That's why it is called transformation curve also. So let we discuss this with graphically. Okay, so marginal opportunity cost जैसा मैंने अभी बताया कि पॉइंट C, अभी आप देखो यहाँ पर कि हम इस पॉइंट C पे 8 यूनिट्स एप्पल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और 5 यूनिट्स किसका कर रहे हैं? व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं. बट अब if a producer is not satisfied with this combination, he want to shift his production from apple to wheat. He want to, so what happened? Because we have a limitation of resources, तो उसको एप्पल का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा तभी तो व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएगा. तो क्या करेगा? इस एप्पल के प्रोडक्शन को, व्हीट के प्रोडक्शन को 5 से 7 लाने के लिए उसको 8 से 6 करना पड़ेगा. तो इसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. कैसे कहते हैं इसको? फॉर्मूले से हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? लेट्स डिस्कस द फॉर्मूला फर्स्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी इक्वल्स टू डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन. अब पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इस पीपीसी कर्व में कौन से गुड्स को लॉस हो रहा है, किसके लॉस से किस गुड्स को इंक्रीज मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है. एप्पल के लॉस से व्हीट को बेनिफिट मिल रहा है. सो डेल्टा वाई, डेल्टा लॉस इज दिस एप्पल एंड डेल्टा गेन इज गुड एक्स, दैट मींस व्हीट. सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस. माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि हम एक गुड्स को क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए. सो डेल्टा वाई क्या होता है? डेल्टा वाई चेंज इन गुड वाई. गुड वाई के प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है? ऑब्वियसली मैंने डिस्कस किया कि एप्पल को लॉस हो रहा है तो माइनस में जाएगा. दैट इज चेंज इन गुड वाई एंड डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन गुड एक्स, और गुड एक्स इंक्रीज हो रहा है. सो लेट डिस्कस फर्स्ट. यहाँ देखो ये सी कमोडिटी पे, सी पॉइंट पे 8 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 5 यूनिट्स ऑफ व्हीट लिया था और डी पॉइंट पे 6 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 7 यूनिट ऑफ व्हीट. सो व्हाट इज द डेल्टा वाई हियर? डेल्टा वाई आपका ये होगा क्योंकि यहाँ पर एप्पल को लॉस हो रहा है एंड डेल्टा एक्स इज दिस. कितना लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स? लेट्स डिस्कस. 8 to 6 मतलब 8 पहले यूनिट थी, अब कितनी हो गई? 6 माइनस 2 का हम यहाँ पे लिख देते हैं 2. एंड कितने का गेन हो रहा है? 5 to 7. 7 में से 5 माइनस किया, दैट मीन्स इज इक्वल टू 2. सो व्हाट वी कैलकुलेट, व्हाट वी ऑब्टेन? डेल्टा वाई कितना हो रहा है आपका? माइनस साइन लगाएंगे 2 अपॉन 2, दैट मीन्स 1. यहाँ पे जो माइनस साइन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनस हियर? बिकॉज हियर द इनवर्स रिलेशन, क्योंकि डेल्टा वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई गुड सेक्रीफाइस कर रहा है गुड एक्स को इंक्रीज करने के लिए, एप्पल सेक्रीफाइस कर रहा है व्हीट को के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. दैट्स इट, बाकी नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है. तो कितने का क्या मार्जिनल कॉस्ट हो गई इसकी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 1. सो दिस इज MOC. इसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. Next topic we'll discuss about properties of production possibility curve. There are two basic properties, or we can say that characteristics and features of PPC. First is PPC slopes downward and second is PPC is concave shape. Let me discuss one by one. PPC slopes downward. Here first of all we should know what PPC shows. PPC क्या show करती है? It shows all possible combination of two goods which can be produced with the available resources and technology. That means हम दो possible combination of goods का production करते हैं यहाँ पर. Good X का production and good Y का हमने माना. Okay, एप्पल और व्हीट का. तो
वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें गुड एग्स यानी एप्पल की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप इसकी प्रोडक्शन को वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे एंड यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका शेप क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ झुक रहा है, इसका शेप हो रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो दैट्स व्हाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि जब आप किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो तो आपको दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है एंड बिकॉज ऑफ दिस पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड होगा। तो ये एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, व्हाई डज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, क्यों होता है ये डाउनवर्ड शेप, बिकॉज as there exists an inverse relationship between change in quantity of one commodity and change in quantity of other commodity, that's why PPC slopes downward from left to right। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और हमें पता होना चाहिए कि पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी। ओके, now we talk about the second property, that is PPC is concave shape। अब हमें ये पता चल गया कि PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो व्हेन इट कम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका शेप कैसा बन रहा है स्टूडेंट्स, देखो इट शेप लुक लाइक अ कॉनकेव। कॉनकेव मतलब जैसे गुफा की तरह बन रहा है। व्हाई इट शेप नॉट इन अ स्ट्रेट और अ कॉन्वेक्शन, क्यों इसका कॉनकेव ही शेप बना है। हमें ये तो पता चल गया कि पीपीसी का शेप कैसा है, कॉनकेव बन रहा है, क्योंकि जब वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो इसका शेप कॉनकेव शेप हो रहा है। बट व्हाई डज इट अराइजेस, क्यों इसका शेप कॉनकेव है। तो पहली बात, पीपीसी का शेप डिसाइड कौन करता है, द शेप ऑफ पीपीसी इज डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज इन एमओसी एंड एमआरटी, कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किस रेट से चेंज हो रहे हैं वो बताएगा आपका शेप। तभी आपको पता चल पाएगा कि वो पीपीसी का शेप है। दैट मीन्स डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, और वी कैन से दैट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पीपीसी का शेप कैसा है, कॉनकेव है। और क्योंकि कैसा रेट हो रही है, आप अभी शेड्यूल से आपको समझाओगे, क्योंकि जो एमआरटी है हमारी, जो एमओसी है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग फीचर, ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, इसीलिए पीपीसी का शेप कैसा आ रहा है, कॉनकेव आ रहा है। लेट फर्स्ट डिस्कस विद अ स्केड्यूल। जैसा कि हमने ये ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुका है, दीज आर द कॉम्बिनेशन फॉर पीपीसी, वी हैव डिस्कस दिस, दीज आर द कॉम्बिनेशन A B C D E and these are the two goods, good Y and good X। good Y shows apple and good X shows wheat। हम दो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, वी हैव अ रिसोर्सेज, और ये लाइन क्या शो करती है, ये लाइन शो करती है कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट वी विल यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली। तो जब एप्पल का 22 यूनिट प्रोडक्शन किया तो वीट कितना प्रोडक्शन हो रहा था, 1। तो ये जो आपका ए पॉइंट है, ये शो कर रहा है कि 22 यूनिट्स एप्पल की प्रोडक्शन हुई है और 1 यूनिट वीट की प्रोडक्शन हुई है। एंड इन बी कॉम्बिनेशन, दिस बी पॉइंट शोज 20 units of apple and 2 units of wheat। C combination shows, ये C point, 17 units of apple and 3 units of wheat। D combination, D point shows 13 units of apple and 4 units of wheat। And last E point shows 8 units of apple and 5 units of wheat। What you have observed here, that to increase the production of wheat, आपको वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको एप्पल के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ा, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसकी कमी है, स्कैर्सिटी है, तो उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज में हम ये कॉम्बिनेशन ही यूज कर सकते हैं। सो अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो कैसे निकालते हैं एमओसी, हमने सीख लिया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई वी हैव टेकन डेल्टा वाई, क्योंकि वाई कमोडिटी जो गुड है उसको लॉस हो रहा है, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन होता है। एंड व्हाट इज डेल्टा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई, एंड डेल्टा एक्स चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा वाई कैसे निकला, फर्स्ट रेट, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो डैश होता है, 20 माइनस 22 दैट इज 2, 17 माइनस 20 दैट इज 3, 13 माइनस 70 दैट इज 4, 8 माइनस 30 दैट इज 5। एंड डेल्टा एक्स 1, 2 माइनस 1, यहाँ पे तो डैश होगा, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। सो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज योर एमओसी और एमआरटी। ठीक है, तो क्या हो गया इसका रेशियो, देखो 2:1, 3:1, 4:1, 5:1।
क्या शो हो रहा है? ये शो हो रहा है कि जो एमओसी है, एमआरटी है, दैट इज इन इंक्रीजिंग रेट, 2, 3, 4, 5, ये बढ़ रही है। जब भी एमओसी या एमआरटी आपकी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका शेप कैसा बनेगा? कॉन्केव बनेगा। सो ग्राफिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपकी 22 यूनिट्स एप्पल की थी और 1 यूनिट्स आपकी वीट की थी। तो 20 माइनस 22 मतलब ये आपका डेल्टा वाई क्या आ गया? 2, और ये आपका क्या आ गया? 1। यहाँ पर अगर आप देखोगे 17 माइनस 20 3, और 3 माइनस 2 1, 13 माइनस 17 4, and 4 minus 3 1, then 8 minus 13 5, and 5 minus 4 1. तो ये आपकी क्या निकल गई? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एंड इट शोज द कॉन्केव शेप। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये कॉन्केव ही क्यों बना, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट क्यों नहीं बना? बन सकता है अगर आपकी एमओसी कांस्टेंट हो गई। अगर ये 1:1, 1:1, 1:1, 1:1 आती, या 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 आए, तो उसका शेप क्या बन जाएगा? कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट यही अगर आपकी डिक्रीजिंग रेट हो जाए, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 एंड 1:1, देन उसका शेप कैसा बन जाएगा? उसका शेप बन जाएगा कॉन्वेक्स। बट पीपीसी ऑलवेज हैविंग अ कॉन्केव शेप बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एमआरटी, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है इस वजह से। तो ये दो आपने फीचर्स पढ़ लिए। दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फर्स्ट इज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड एंड सेकेंड इज पीपीसी कंटिन्यूसली, पीपीसी इज कॉन्केव शेप। अब कॉन्केव शेप है क्यों है, क्या रीजन है? बिकॉज एमआरटी इंक्रीजेस, it assumes that no resources is equally efficient in production of all goods. अब सारे रिसोर्सेज को, जितने भी रिसोर्सेज उसको इक्वली यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आपको एप्पल का प्रोडक्शन कम करना है और वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप यहाँ देखो, आपने 2 यूनिट्स कम करी तो 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा किसका? एप्पल का। आपने 3 यूनिट्स एप्पल की कम करी तो 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा वीट का। 4 यूनिट्स एप्पल की कम करी तो 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा वीट का। 5 कम करी तो 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा वीट का। तो इक्वली आप उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज एज रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज हैव टू बी एम्प्लॉयड एंड दिस रेज कॉस्ट, एंड ऑब्वियसली जब कॉस्ट रेज होगी तो आपकी एमआरटी भी इंक्रीज होगी। And in the given example of wheat and apple, units of apple sacrifice keep on increasing each time to increase production of 1 unit of wheat. So ताकि ज्यादा एप्पल की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करेंगे ताकि एक कम्युनिटी, एक यूनिट wheat की प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। तो इस वजह से इसका शेप क्या बना? कॉन्केव शेप। Okay, so let's read. The shape of PPC is decided by the rate of change in MOC or MRT, और वो कौन डिसाइड करता है? डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। एंड the rate of MRT is continuously increasing so that PPC is concave to the origin. So ये दो प्रॉपर्टी होती हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। पहला PPC डाउनवर्ड स्लोप होता है और दूसरा PPC कॉन्केव। Now we discuss PPC with central problems of an economy. First, PPC and what to produce. As we discuss, as we know that the problem of what to produce is a problem of what type of goods to be produced and in what quantity should be produced. So here you will see that types of goods we are going to produce, apple and wheat. हम दो तरह की goods production कर सकते हैं PPC के अंदर, एप्पल और wheat का, और कितनी क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन करेंगे वो हम देखते हैं। देखो, A पॉइंट पे y यूनिट एप्पल की प्रोड्यूस हो रही थी और x यूनिट वीट की प्रोड्यूस हो रही थी। B पॉइंट पे y डैश यूनिट एप्पल की प्रोड्यूस हो रही थी जबकि x डैश वीट की हो रही थी। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि वीट की प्रोडक्शन को x से x डैश तक ले जाने के लिए y ने अपनी प्रोडक्शन को क्या किया? कम किया। तो जब वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर रहा है, क्यों कम कर रहा है, क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ wheat. सो दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि जब आप एक गुड्स का प्रोडक्शन रिड्यूस करोगे, सेक्रीफाइस करोगे, तभी आप गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि इस पीपीसी पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम उसका पूरा फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम हमें बताती है पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड इज
PPC and how to produce. How to produce is a problem of टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक कि आप कौन से टेक्निक यूज करेंगे जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। हमें दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, व्हीट एंड एप्पल। और आपको दो टेक्निक के बारे में बताया था, फर्स्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज दैट टेक्निक इन विच वी आर एम्प्लॉइंग मोर लेबर्स बट लेस कैपिटल, whereas capital intensive technique is that technique in which we are engage less labor but more capital. So if we compare both the techniques, labor intensive and capital intensive technique, what you observe? labor intensive technique से आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कम कर पाओगे क्योंकि उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं हो पाती। लेबर तो आप लेबर को तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी पर प्रोडक्शन की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए पीपीसी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यहाँ पर हम शो करेंगे। बट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से आप प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में कर सकते हो, एज वेल एज एफिशिएंटली कर सकते हो और उसकी ग्रोथ भी होगी। तो ये शो करता है आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम होती है जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये हमने पढ़ा पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ओके, थर्ड इज पीपीसी एंड फॉर whom to produce. For whom to produce is a problem of distribution of income and distribution of income to whom, rich and poor. दो सेक्शंस की बात की थी। अगर हम पुअर की बात करते हैं तो आप सोचो पुअर सेक्शन के पास कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम होगी। वाई दे हैव लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? बिकॉज उनकी अर्निंग भी इतनी नहीं है तो उनके पास सेविंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगी। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगी तो उनके लिए जो गुड्स का प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। ये वाली जो लाइन है ये शो करती है पुअर के लिए। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज लो बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट इन फेवर ऑफ पुअर। ओके, बट अगर हम रिच की बात करते हैं, इन केस ऑफ रिच, सो रिच हैविंग मोर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दे कैन परचेज मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो उनके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी इकोनॉमी। जब उनके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी तो गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसकी ग्रोथ होगी। तो ये पीपीसी पे ये शो करती है दिस इज फॉर रिच, इन केस ऑफ रिच बिकॉज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर हाई बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ रिच। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom to produce and we relate with PPC. Next problem is PPC and underutilization of resources. We already know that we have a limited resources और ये लाइन हमेशा डिनोट करती है जब आप अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हो, फुल्ली यूटिलाइज करते हो। तो इस पे जो दो पॉइंट्स है ए एंड बी दैट शोज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट अगर आपने अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं किया देन दिस पॉइंट विल शो ENF that is underutilization of resources. Let's take an example. एक मशीनरी है जो एक दिन में 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है। ओके, गुड्स का प्रोडक्शन करती है तो पूरे दिन में 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है तो दैट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी 300 यूनिट्स बनाने की ही है तो वो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। बट अगर वही मशीनरी एक दिन में 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स बना पा रही है, प्रोडक्शन कर पा रही है, देन इट विल, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 300 यूनिट्स प्रोडक्शन करने की है तो वो अंडर यूटिलाइजेशन कहलाएगी। सो दिस इज पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की ग्रोथ होने पे पीपीसी अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगी राइट की तरफ क्योंकि दिस इज वी नो दैट दिस इज आवर इनिशियल रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो जितने थे हमने फुली यूटिलाइज किया। बट सपोज अगर आपके पास रिसोर्सेज जितने थे उससे और ज़्यादा रिसोर्सेज आपको मिल जाए, फर्स्ट इनिशियली यू विल यूज वन मशीनरी टू प्रोड्यूस अ गुड्स बट you have given 2 and 3 more machineries to produce more and more goods. Then what happen? Obviously आपका PPC कर्व शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उसकी ग्रोथ हो जाएगी। So this is growth of resources. So students हमने यहाँ पर पढ़ा how PPC relate with central problems of an economy. Okay? अब हम रिकॉल करते हैं जो भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसको हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं। ओके, मैंने आपको इसको एग्जांपल से समझाया है, प्लीज रिवाइंड करके आप वापस समझ लेना अगर समझ में नहीं आया तो। सेकेंड वी टॉक अबाउट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करने के लिए जो प्रीवियस जो यूनिट होती है आपकी, जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है गुड का, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है और नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं. एंड एमओसी इज कैलकुलेटेड बाय डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, दैट मीन्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. Third, we discuss about the properties of production possibility curve. We have two properties. First, PPC is downward slope, and second is PPC is concave in shape. We both discuss in this lecture. And last, we discuss PPC and central problems of economy: what to produce, how to produce, for whom to produce, and fuller and underutilization of resources as well as the growth of resources. This we all discuss in the lecture. होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.